स्टूडेंट्स, अभी तक हम काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने कौशल थ्योरी पढ़ी थी जिसने बोला कि वही एटम कंबाइन करता है, कोई भी एटम है अपने आप को क्यों दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। फिर उसके बाद हमने उसमें भी कुछ लिमिटेशन थी, उसने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, ना मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की, ना फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन की, ना बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, ना बॉन्ड एंथैल्पी, उसने वो चीज़ें एक्सप्लेन की। उसके बाद हमारी थ्योरी है लेविस थ्योरी। लेविस कॉन्सेप्ट है, लेविस कॉन्सेप्ट में हमने ये तो सीख लिया कि कैसे हम जो कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड की कैसे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कैसे उनकी लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी शेप क्या होती है ये आपका उसने एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद हमारी थ्योरी आई वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो सिगमंड ने दी थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थी सिगमंड ने दी थी। उसके बाद हमने उसमें भी काफ़ी सारे लिमिटेशन थी, वो कुछ सिंपल मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन कर पाए। वैसे काफ़ी अच्छी थ्योरी है वेस्पर थ्योरी और काफ़ी हम पढ़ते हैं उसके बारे में, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन ये थी कि वो सिंपल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर पाया और बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो बॉन्डिंग की डायरेक्शन होती है वो क्या डायरेक्शन होती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इतनी सारी लिमिटेशन को दूर करने के लिए फिर हमारी दो मॉडर्न थ्योरी आई हैं। एक हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और सेकंड हमारी कौन सी है, सेकंड हमारी थ्योरी है आपकी जो इनकी जो तीन थ्योरी को लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के बाद हमें कौशल, लेविस, तीसरी हमारी क्या वेस्पर थ्योरी, तीनों की लिमिटेशन देखने के बाद फिर हमें पता लगा कि हम कुछ नई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से फिर नई थ्योरी आई जो मॉडर्न थ्योरी है। दो मॉडर्न थ्योरी हमारी हैं, ठीक है ना, जो आगे हम पढ़ेंगे। मॉडर्न थ्योरिस्ट, इसमें दो मॉडर्न थ्योरी हैं आपकी एक तो है फर्स्ट हमारी है जो वैलेंस वीबीटी जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और सेकंड हमारी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सेकंड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज, ठीक है। अभी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टार्ट करें, आगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो किसने दी थी, हेटलर्स, क्योंकि आप देखो इस टाइम साथ साथ में जो आपका स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन वगैरह वो भी आपका यहाँ पे क्या डिस्कवरी में साथ साथ में कुछ नई मॉडर्नाइजेशन आपकी होती जा रही थी हर एक चीज़ के अंदर, ठीक है। लंदन ये अबाउट 1927 में इसको एक्सप्लेन किया गया क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरिस्ट, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी दी थी हिटलर और लंदन ने 1927 में। हमें आपको इसको समझना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने से पहले एक तो हमें लिमिटेशन पता होनी चाहिए पहली वाली थ्योरी की। सेकेंडली हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके अंदर हमें दो पॉइंट लेके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है इन टर्म ऑफ द एनर्जी कंसिडरेशन। पहले हमने एनर्जी को कंसिडरेशन करके देखा, देखो कैसे, जैसे हमने मान लिया दो हाइड्रोजन एटम है, ये एटम है हाइड्रोजन, एक एटम ये है, एक एटम ये है। इसके पास आपका न्यूक्लियस में आपका एक प्रोटॉन है, इसके पास भी हमारा क्या है, एक प्रोटॉन है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। यह हम इधर कंसीडर कर लेते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इन्होंने कहा जब ये एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जब ये दो एटम अभी काफ़ी दूर हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अगर हम ग्राफ के थ्रू समझें, जैसे मान लिया कि हमने ग्राफ ले रखा है, ग्राफ मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इधर हम ले लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इधर ले लेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें, मान लिया आपके ये एटम काफ़ी दूरी पे है, तो आपका जो ग्राफ आएगा ये एटम यहाँ पे, मान लिया दो एटम है जो काफ़ी दूरी पे अभी कंबाइन नहीं किए, तो उनकी एनर्जी जैसे वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की एनर्जी है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि दूर थे तो उनमें काफ़ी अनस्टेबल थे। ये दोनों एटम क्या अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल है। जैसे एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उनमें रिपल्सन अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होने के बाद वो एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे और यहाँ आके बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद आपकी यहाँ पे हम यहाँ समझ लेते हैं लगभग यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें एकदम से अगर उनको ज़्यादा नज़दीक लेके जाएंगे
तो एकदम से हमें एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो हमारी एनर्जी, तो इसको बोलते हैं आपका एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जब एटम काफ़ी दूर हैं तो इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, ना कोई रिपल्सन है, ना कोई अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब ये डिस्टेंस पे, जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, यहाँ पे दो तरह के फोर्स काम करना शुरू कर देते हैं। एक तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसका जो फोर्स है ये तो खुद का ही है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है एक, तो इसका न्यूक्लियस हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, ये वाले फोर्स को, ये तो पता ही आपको ही तो। लेकिन जब दो एटम आपके दूसरे के क्लोज आते हैं तो दो तरह के फोर्स काम करते हैं। एक तो हमारा होता है रिपल्सिव फोर्स, वो किस किस के बीच में होगा, रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। और आपका दूसरा किस किस के बीच में होगा, रिपल्सिव फोर्स किस किस के बीच में होगा, आपका न्यूक्लियाई के बीच में। तो ये भी हमारे दो तरह के फोर्स, तो आपके एक तो फर्स्ट फोर्स हमारा क्या, रिपल्सिव फोर्स, दो किस में आएगा, दोनों एटम जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो पहले यहाँ पे इन्फ्लुएंस में आएगा अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स के कारण एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में होगा, इस एटम के न्यूक्लियाई के बीच में, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, या फिर इस एटम के न्यूक्लियाई के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट जब करेगा जब अट्रैक्टिव फोर्स, तो हमें हमारी जो इन टर्म ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उनमें दो तरह के फोर्स आपके एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। फर्स्ट हमारा रिपल्सिव फोर्स और सेकंड हमारा अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, किस किस के बीच में होगा, हमारा दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, और दूसरा इस एटम के दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। लेकिन यहाँ पे एक साथ में सेकंड फोर्स भी होगा। अगर रिपल्सिव फोर्स रहेगा तो वो एटम आपके कभी भी कंबाइन नहीं होकर बॉन्ड नहीं बना सकते, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब वो मॉलिक्यूल आपके नज़दीक आ जाएंगे, नज़दीक आने के बाद वो आपके एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ठीक है ना, क्लोज आएंगे तो यहाँ पे दो तरह के फोर्स काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये मान लें सपोज कर लिया ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों आपके बॉन्ड बना लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, नज़दीक आ जाएंगे। नज़दीक आने के बाद एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जा सकते, यहाँ पे डिस्टेंस इक्विलिब्रियम में है, इससे नज़दीक भी नहीं जाएंगे। ये आपका जो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं लगभग ये वाला यहाँ पे जितना वो नज़दीक जा सकते थे जा चुके हैं, इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे। यहाँ पे दोनों एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इससे ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो उनमें रिपल्सन बढ़ेगा और वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपका अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू द रिपल्सिव फोर्स, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों एटम वहीं पे स्टेबल हो जाएंगे, दूर नहीं जा सकते, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जा सकते क्योंकि रिपल्सिव फोर्स उनको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ। और जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम अगर पूछा जाए तो इसको बना देना। जब एटम एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है तो उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो उनकी एनर्जी दोनों की अपने आप में बढ़ी हुई है। जब वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन के पास उनकी आपको पता है अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी कम होती है, क्योंकि एनर्जी बाहर रिलीज होती है। जैसे एटम अट्रैक्शन होगा तो उनकी एनर्जी कम होती जाएगी। और यहाँ पे आके इस पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। जो ये पॉइंट है यहाँ पे हम बोल सकते हैं एटम की जो एनर्जी होगी यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, और आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर, स्टेबिलिटी। और इसी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो फिर मैं बता रहा हूँ एक बात, जब एटम काफ़ी दूर थे, ये दोनों एटम दूर थे, इनके अंदर कोई फोर्स नहीं था, यहाँ पे दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। जब ये नज़दीक आना शुरू होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियर एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते चले जाएंगे, इसकी तरफ अट्रैक्शन होगा तो इनकी अट्रैक्शन के कारण एनर्जी घट जाएगी। फिर आप बोलोगे सर ये कैसे इंक्रीज होगा, यहाँ आके फिर ग्राफ में एकदम से कैसे, मतलब दोनों आपको पता है रिपल्सन से बढ़ जाए, ये यहाँ पे ग्राफ शो कर रखा है,
यहाँ आपको पता रिपल्सन से एनर्जी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे जाने के बाद अट्रैक्शन आपका रिपल्सन दोनों, यहाँ पे अट्रैक्शन मैक्सिमम है, यहाँ पे अट्रैक्शन मैक्सिमम है, इससे आगे लेके जाएंगे जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे तो इनके न्यूक्लियाई के बीच में और इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में काफ़ी रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो एकदम से एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से दिखा सकते हैं। तो अब इसकी आपकी कंडीशन क्या है किसी भी मॉलिक्यूल को बनने के लिए, अगर आपका अट्रैक्टिव फोर्स बराबर होगा रिपल्सिव फोर्स के तो आपका एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका अट्रैक्टिव फोर्स मोर होंगे रिपल्सिव फोर्स के तब भी आपका एग्जिस्ट करेगा कोई भी मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आपका रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, तो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहाँ पे क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने क्या कर लिया, हम यहाँ पे ले लेंगे हीलियम को, हीलियम के 2 एटम ले लेंगे, ठीक है ना, यहाँ हमने ले लिया 2 एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस ले लेंगे दोनों एटम का, ये आपके अलग ले रहे हैं, यहाँ पे हम दिखाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे दिखा देंगे आपका क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे हम दिखा देंगे अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम दिखाएंगे रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो पूछ लेते एग्जाम के अंदर भी हीलियम एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, हाइड्रोजन तो H2 एग्जिस्ट करता है और हीलियम क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे आपको पता है न्यूक्लियस में हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे भी कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल सेम ही ले रखा है। तो अब देखो अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हम लेके चल रहे हैं। आपको पता है कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी हम लेके चल रहे हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक को समझ लेते हैं, तो पहले हम अट्रैक्टिव फोर्स को समझ लेते हैं, टोटल अट्रैक्टिव फोर्स कितने होंगे। देखो ये तो इसके खुद का ही है, यहाँ पे खुद का ही है, ये तो हमने कंसीडर करने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ से देखें जो आपके अट्रैक्टिव फोर्स हैं वो किस किस के बीच में होगा, आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स तो यहाँ पे होगा, ठीक है, एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एक अट्रैक्टिव फोर्स ये हो जाएगा, 2 अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे होगा इसका, ठीक है ना, और एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे होगा और एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे होगा। टोटल हमारे 4 अट्रैक्टिव फोर्स हो गए। तो अट्रैक्टिव फोर्स टोटल कितने हो गए, 4। अब हम रिपल्सिव फोर्स को देखते हैं, रिपल्सिव फोर्स किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे रिपल्सन की बात करें, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा 1, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा 2, आपका ये भी रिपल्सिव फोर्स है, ये भी रिपल्सिव फोर्स है, इन दोनों के बीच में होगा 3 रिपल्सिव फोर्स है, तो 3 हो गए। फिर आपका इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, ये क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, और यहाँ पे इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो टोटल रिपल्सिव फोर्स हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल रिपल्सिव फोर्स हो जाएंगे हमारे, टोटल रिपल्सिव फोर्स होंगे, एक ये इन इलेक्ट्रॉन के बीच में 1, एक इस इलेक्ट्रॉन के बीच में 2, ऐसे 3, फिर ऐसे 4 और ऐसे हमारा इन न्यूक्लियस के बीच में होगा 5। तो रिपल्सिव फोर्स कितने हो जाएंगे, 5। तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स इज मोर देन अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसलिए आपका हीलियम नॉट एग्जिस्ट, हीलियम 2 नॉट एग्जिस्ट, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो अगर हम हाइड्रोजन का भी केस ले लें, देखो एक हाइड्रोजन को भी समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या होगा। हाइड्रोजन का भी अगर हम केस ले रहे हैं, हाइड्रोजन अगर हम ले रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एटम हमने ले लिए, ठीक है ना। अब देखो इनके बीच में ये एक हीलियम है, आपका हीलियम क्या, ये इनका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये आपका हीलियम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कितने फोर्स एग्जिस्टेंस में, तो आप देखोगे अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स 2 अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स, तो आपके 2 ही रिपल्सिव फोर्स होंगे, ठीक है। अगर वो दोनों बराबर है तब भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, इसलिए H2 आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इनके बीच में जब ये बिल्कुल यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होते हैं,
यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ, जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा बिटवीन द एट द, जहाँ पे क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, और स्टेबिलिटी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी। अगर हमने कंसीडर कर लिया दो एटम अट्रैक्शन के बाद यहाँ आके ओवरलैपिंग कर जाते हैं, आपके यहाँ एटम आपके आ जाएंगे, तो इनके बीच जो एटम है ये दो, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर जो ये डिस्टेंस होगा इसको बोल देंगे आपका क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या हम इसको बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ, या हम इसको बोल सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपका एनर्जी इज मिनिमम, तो क्या होगा, एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, आपने ध्यान रखना है। तो जहाँ पे एनर्जी इज मिनिमम एंड द स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम, तो वहाँ पे दोनों इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोल देंगे बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे एक बॉन्ड डिसोसिएशन लेंथ। अब हमने इनको सेपरेट करना है, इसको अलग करना है, तो इनको अलग करने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं ताकि इनके बीच का जो फोर्स है वो खत्म हो जाए, दोनों एटम के बीच का जो फोर्स है उसको खत्म करने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको हम बोल देंगे बॉन्ड एंथैल्पी, या हम इसको बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर तोड़ना है तो इसको हमें देनी पड़ेगी बॉन्ड डिसोसिएशंस एंथैल्पीज। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, अब हम लिख लेंगे सेकंड वाला, इन टर्म हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म ऑफ ओवरलैपिंग। इसने बोला है कोई भी जो बॉन्ड फॉर्म होता है, फॉर्म बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ द टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। दो कंडीशन है यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या है, एक तो हमारा वो पार्शियली फिल्ड होंगे, दूसरा अपोजिट स्पिन होंगे। अब अपोजिट स्पिन का तो हमें पता नहीं, सिर्फ हमने फॉर्मेशन में इसको देखना है कि क्या वो पार्शियली फिल्ड है। अगर वो पार्शियली फिल्ड होंगे तभी वो ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो आपका जैसे मान लिया कैसे ओवरलैपिंग होती है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे ऐसे, क्योंकि इसके पास भी अगर हम देखें यहाँ पे, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, इसके पास भी ओवरलैपिंग है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है और इसका इलेक्ट्रॉन ये है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, न्यूक्लियाई। तो ये होगा क्योंकि दोनों हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। देखो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हाइड्रोजन की क्या होती है, 1s का मतलब ये है 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन ले रहे हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s। तो आपको पता है ये हाफ फिल्ड है, ये क्या है, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड है तो ये आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ये भी क्या है, हाफ फील्ड। दोनों हाफ फील्ड है तो इसका मतलब वो ओवरलैपिंग कर सकते हैं। कोई भी आपका क्या होगा, दो एटम अगर वो हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। देखो दूसरा केस ले लेंगे, अगर मुझे लेना HF, अगर मुझे ले लेंगे HF, मुझे फॉर्मेशन दिखानी है, तो HF फॉर्मेशन कैसे दिखाएंगे, हमें पता H क्या होता है, 1s1 हाफ फील्ड है। अगर फ्लोरीन की निकालेंगे, इसमें इसका एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता तो क्या कर लेंगे, इसको ले लेंगे। हीलियम आपका क्या होगा, हीलियम के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे यूज हो जाएंगे, तो 7 बचेंगे, 1s2 2s2 और 2p5, हमारा क्या हो जाएगा 2p5, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो आपका क्या होगा, ये तो कंप्लीटली भरा हुआ, क्योंकि S में 2 ही होते हैं, कंप्लीटली भरा हुआ है। अब हमने यहाँ पे देखना, आपको देखना है जो p एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें कितने सेल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py और 2pz, ठीक है। तो 2px 2py 2pz, तो आपका ये मान लिया ये कंप्लीटली भरा हुआ है,
ये कंप्लीटली भरा हुआ है और आपका ये हाफ फिल्ड है, वो कोई भी हो सकता है। हम इसको ज़्यादातर एक्स से दिखाते हैं, पहले वाले सेल को हम एक्स से दिखा देते हैं, इसको हम वाई से जेड से दिखा देते हैं। तो इसका मतलब ये वाला ओवरलैपिंग करेगा, ना तो ये कर सकता है ना ये कर सकता है, क्योंकि दोनों कंप्लीटली फिल्ड है। तो आपका जो 2px है, कोई भी आप अपनी मर्जी से 2pxy 2pz दिखा सकते हो, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसके किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, 1s के साथ। तो ओवरलैपिंग s की शेप कैसी होती है आपको पता है, जो s ऑर्बिटल होता है उसकी ये शेप होती है, ठीक है ना। ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये दिखा सकते हैं इसकी ओवरलैपिंग के अंदर, ठीक है। हम इसमें ओवरलैपिंग में दिखा सकते हैं कि कितना आपका कैसे ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। तो इसको हम उससे भी दिखा सकते हैं, एरो से। उसके बाद हमारा जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल हम ले लेंगे। 2p ऑर्बिटल हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक हमारा ऐसे हो जाएगा, एक हमारा ऐसे हो जाएगा। ये 3 ऑर्बिटल हम ले रहे हैं। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, ठीक है ना। तो इनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास आपका क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों ये आपका अपोजिट स्पिन में दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें स्पिन तो देखनी नहीं इतनी ज़्यादा। वैसे तो अपोजिट स्पिन अपने आप होते हैं, वो सभी में अपोजिट स्पिन होते हैं, वो क्लॉकवाइज में। तो ये क्या करेंगे, दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे। ओवरलैपिंग के बाद फिर क्या होगा, दोनों यहाँ से इसका 1s ऑर्बिटल और इसका 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल भी कौन सा है, जो आपका ये वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या है, 2px मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, 2py, और ये हमारा क्या है, 2pz, ठीक है। तो ये दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे, और ओवरलैपिंग के बाद जो हमारा बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये बाकी आपके ऑर्बिटल रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, इसके अंदर लगे तो एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह का आपका क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हम शो कर सकते हैं। अगर हमने मान लिया फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन की दिखानी है, 2 की दिखानी, मान लिया फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन की दिखानी है, ठीक है ना, किसी की भी दिखा सकते हैं। मान लिया फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन एटम की दिखानी है, फ्लोरीन एटम्स। तो जैसे मान लिया 2 फ्लोरीन एटम है, तो इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, आपको पता है। इसका आपका 2p कंप्लीटली भरा होगा 2p2 में, और लेकिन इसका जो आपका 2p5 है, इसमें 5 है आपका, इसके अंदर 5 है, तो इसका मतलब 6 होते हैं मैक्सिमम। तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके अंदर भी 2s2 और 2p5, ठीक है। तो इसको तो हमें लेने की जरूरत है, हमें pp ऑर्बिटल को लेना है। तो ठीक है, pp ऑर्बिटल में हमारे टोटल 5 है, तो हम इसको दिखा देंगे ऐसे, ठीक है ना। ऐसे हम इसकी ओवरलैपिंग दिखा देंगे। एक ऑर्बिटल हमारा यहाँ है, दूसरा ऑर्बिटल यहाँ है, और तीसरा ऑर्बिटल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये ऑर्बिटल दूसरे सेम वाले ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक है ना। तो ये आपका इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसके अंदर हमारा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम दिखा सकते हैं। अब ये वाला दूसरे वाला है, इसका एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, और तीसरा हमारा हो जाएगा ये ऑर्बिटल, ठीक है। इसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट स्पिन में है। ये दोनों क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये दोनों एटॉमिक ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग क्या होती है, एक दूसरे को क्या करना, ऑक्यूपाई कर लेना। एक दूसरे को मान लिया 2 आपकी चीज़ें एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ढक लेती है। ये दूसरे एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर लेते, कवर कर लेते। तो ये दोनों, क्योंकि दोनों हाफ फील्ड हैं, यहाँ पे कंप्लीटली भरा हुआ, ये कंप्लीटली भरा हुआ, ये मान लिया सपोज कर लिया हमने 2px है, इसका भी 2px है। तो दोनों हाफ फील्ड है, वो आपके ओवरलैपिंग करके ये हमारी फॉर्मेशन कर देंगे। तो हमारा क्या बना देंगे, आपका सेल। तो इसको हम दिखा भी सकते हैं आगे, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे दिखा देंगे, नहीं तो हम इसको इधर ही दिखा देता हूँ। तो आपकी फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी, तो ऊपर दिखा देते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है। तो आप ये दोनों आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग कर जाएंगे। ओवरलैपिंग कैसे कर जाएंगे, ये यहाँ से, दूसरा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, एक ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, इसका एक ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, एक ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये दोनों के पास है, ये कंप्लीटली भरा हुआ, ये ओवरलैपिंग करेगा नहीं, ये कंप्लीटली भरा है, ये कंप्लीटली, तो ये आपके ओवरलैपिंग करेंगे नहीं। तो जो हाफ फील्ड थे वो आपके ओवरलैपिंग कर लेंगे। तो इस तरह हम जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल, अब क्वेश्चन ये आता है कि हीलियम क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। अगर मान लिया ओवरलैपिंग के हिसाब से अगर देखें, क्वेश्चन पूछ ले भी अकॉर्डिंग टू द ओवरलैपिंग व्हाई हीलियम इज नॉट एग्जिस्ट। आप देखोगे हीलियम एटम के अंदर क्या होता है, 1s2 कंप्लीटली फिल्ड, एक ही सेल है और वो क्या होता है,
कंप्लीटली फिल्ड है, 2s का क्या है कंप्लीट। दूसरा हीलियम लेंगे उसमें भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, तो उसके अंदर भी अगर हम देखें तो उसका भी सेल आपका क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। इसलिए आपके ये दोनों क्या है कंप्लीटली फिल्ड है, सो नो डू नॉट ओवरलैप्स। कंप्लीटली फिल्ड, ये दोनों क्या है कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसलिए आपके ओवरलैपिंग नहीं करें कंप्लीट, सो डू नॉट ओवरलैप, सो डू नॉट ओवरलैप्स। ठीक है, ये आपके ओवरलैप नहीं कर सकते, ये इसलिए कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, ये हम देख लेंगे। अगर हम ये देखें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स, ठीक है, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो हमारे दो तरह के, ठीक है, चलो इसको हम यहीं पे करते हैं, फिर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।